नमस्कार, आदाब, आवाज द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। हमारे स्टूडियो में है खास मेहमान जाहिद एम शाह, जो कि एक कलाकार, राइटर और फिल्मी दुनिया की अगर हम बात करें कैसे ये सिलसिला शुरू हुआ, सबसे पहले तो उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका शाह साहब हमारे स्टूडियो में। तो हमारा वही सवाल पहले कि आपने इस कलाकारी की दुनिया में कैसे कदम रखा, कुछ हमारे साथ शेयर कीजिए अपने। देखिए, सबसे पहले तो मैं समस्त आवाज़ द वॉइस के क्रू मेंबरान का और इसके मालिकान का जो है वो शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे दावत दी आज यहाँ पर अपनी बात को रखने की। और साथ में आपका भी शुक्रिया करूँ क्योंकि आप एक बहुत ही अच्छी एंकर हैं। कई बार मैंने आपको देखा। तो आपके सफ़र की बात करते हैं। अच्छा, चलिए सफ़र की बात करते हैं। असल में सफ़र जो है ना, अपने आप के अंदर एक ऐसा अल्फाज है कि जिसके अंदर कहते हैं ना कि वो बहुत सफ़र कर रहा है ये आदमी, और वो सफ़र जो है वही जो है आपको एक मकाम तक लेके भी जाता है। असल में बड़ी छोटी सी उम्र से क्या है कि चार्ली चैपलिन साहब ने एक बात कही थी कि कलाकार जो है वो पैदा होता है, बनाया नहीं जा सकता। बनाया। तो अब मैं कैसे इस फिल्मी दुनिया के अंदर आया, ये तो देखिए अल्लाह ताला ही जानता है कि उसने जब बना के ही मुझे कलाकार पैदा किया था तो मैं कैसे जूते गांठता ये बताइए, या मैं कैसे अंबानी साहब वाला काम करता। तो इस इंडस्ट्री के अंदर आने के पीछे एक जो है वो शुरुआत से ही शुरुआत होती है जी। बचपन में मैं जब छोटा था, लोग बताते हैं, मेरे वालिदैन बताते थे कि वो रस्सी ले लिया करता था तो उसके सांप बना करके एक नकली बीन बजाया करता था मुंह से, और वो मुंह से जो बीन बजाता था वो बिल्कुल बीन जैसी ही होती थी, स्वर। हाँ, सुर जो होता था। तो बिना बीन के वो बीन बजनी शुरू हो गई। तो क्योंकि बचपना था, लोगों ने कहा कि बचपना है, बच्चे शरारत करते हैं, ऐसा करते हैं। लेकिन वो बचपना नहीं था, वो असल में कला का बीज था जो उसमें अंकुरित हो रहा था। जैसे जैसे समय बढ़ता चला गया, उम्र होती चली गई, फिर उसके बाद एक दौर ऐसा आया कि मुझे लगा कि मुझे रंगमंच की तरफ जाना चाहिए। और मैं कहूँगा कि ईश्वर की बड़ी कृपा रही, या अल्लाह मियाँ का मेरे सर पर हाथ था कि मेरे जो गुरुजन रहे वो बड़े बड़े गुरुजन रहे। जैसे रंजीत कपूर साहब थिएटर की दुनिया की बहुत बड़ी हस्ती जिन्हें हम कहते हैं। मेरे ख्याल से हम ये कहें कि थिएटर के भीष्म पितामह इब्राहिम अलकाजी साहब के बाद अगर कोई नाम आता है तो रंजीत कपूर साहब का आता है। और रंजीत कपूर साहब की शागिर्दी जो है मिलना अपने आप के अंदर एक बहुत बड़ी बात थी। तो मैं उनका शागिर्द हो गया। उन्हीं के माध्यम से उनकी शागिर्दी करते करते जो केबीसी के प्रोड्यूसर हैं सिद्धार्थ बसु साहब, तो उन दिनों एक फ़िल्म बना रहे थे। उस ज़माने में टेली फिल्मों का दौर था, 1990-91 की बात है। तो वो फिल्म थी, मोलियर साहब का एक प्ले था, वुड बी जेंटलमैन, उसके ऊपर था, और उसका नाम रखा रंजीत कपूर साहब ने कौवा चला हंस की चाल। और उस ज़माने का बहुत ही मकबूल जो है वो शो हुआ करता था। हमारे पास तकरीबन कुछ 50-60 शो हम लोग कर चुके थे उसके। और उसके बाद दूरदर्शन को लगा कि इसके ऊपर अगर हम टेलीफिल्म बनवा लेते हैं तो वो और ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी। तो वहाँ से एक सिलसिला शुरू हुआ। मैं गया तो राइटर बनने था रंजीत कपूर साहब के, क्योंकि रंजीत कपूर साहब तो आप जानते हैं कि कलम के जादूगर हैं। आपने देखा उनका एक रुका हुआ फैसला देखिए, आक्रोश देखिए, उनकी जानी भी दो यारू तो जो है एक माइलस्टोन है। बहुत ही। तो ऐसे जब गुरु जो हैं, जब बात हम गुरुओं की करते हैं तो फिर हम किसी ऐसा है कि ऐसे गुरु के पास तो जा ही नहीं सकते जिसको कुछ आता जाता ना हो। और फिर रंजीत कपूर साहब के साथ जुड़ना जो है एक बड़ी गौरव की बात हुआ करती थी। तो वहाँ राइटर बनने गया तो एक्टर बन गया, आपको बताएं। वहाँ एक दर्जी का रोल मिल गया मुझे, आपको बताऊँ कौवा चला में। तो वो दर्जी का रोल करा, फिर उसके अंदर कुछ एक मकालमे हुआ करते थे, वो अरबी के थे, आपको बताएं। वो एक्चुअल में अरबी नहीं थी। रंजीत कपूर साहब की जो है वो बड़ी मास्टरी थी किसी भी ज़बान के अंदर से उर्दू निकालने की, या उसमें से कॉमेडी निकालने की। कॉमेडी, क्योंकि रंजीत कपूर साहब की उर्दू बहुत अच्छी है माशाल्लाह। अरबी भी बहुत अच्छी बोल लेते हैं, अंग्रेज़ी में तो खैर उनका कोई दानिश कोई हाथ ही नहीं पकड़ सकता। तो उन्होंने वो मकालमे लिखे, डायलॉग जिसको कहते हैं, तो मैं उनके साथ सहयोगी हो गया। तो डायलॉग था तो और ये आपका पहला एक्सपीरियंस था ऑन टेलीविजन? जी जी। तो उसके अंदर डायलॉग क्या थे कि वो जब शेख आता है तो शेख बोलता है
अल हकीकी बर्र खुमरा टिलाऊ टिलाऊ भजबचा मक्खी कुनद पी पनीर। अब इसके अंदर आप देखिए सिर्फ एक्सेंट के अलावा अरबी का कुछ भी नहीं है, आपको कुछ भी नहीं है, और एक कॉमेडी के रूप में कॉमेडी के रूप में होता था, इसको आप प्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा रंजीत कपूर साहब के साथ। तो फिर उसके बाद एक दौर ऐसा आया कि हमने जो काम करना था अपना। दिलीप कुमार साहब के साथ आपके एक्सपीरियंसेस कैसे रहे? देखिए कैसे पहुंचे वहाँ तक? हाँ, ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। देखिए ऐसा है कि ये जैसे हम कहते हैं महाराष्ट्र के अंदर कि वैतरणी पार करना, एक नदी है, बहुत बड़ी नदी है वहाँ, उसको पार करना, वो था दिलीप कुमार तक पहुँचना। क्या था कि मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी थी जिसका नाम था ला हौल वला कुव्वत, उर्दू के अंदर लिखी गई थी। और उर्दू जानने के लिए जो है मैं अपने आप को दोषी मानता था। मैंने कहा अंग्रेज़ी के दौर में मेरे अब्बा ने मुझे उर्दू सिखवा दी, तो अब मुझे ये नहीं पता था कि ये उर्दू ही इस शहर के अंदर तुझे रोटी देने वाली है। एक तलाश हो रही थी वहाँ, अंग्रेज़ी जानने वाले बहुत लोग थे, हिंदी जानने वाले बहुत लोग थे, लेकिन उर्दू का राइटर मिलना बड़ा मुश्किल हो रहा था। अच्छा। उस ज़माने में एक चैनल शुरू हुआ था ATV उर्दू, ETV, हाँ जी, 25 साल पहले, रामोजी राव का। तो मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी ला हौल वला कुव्वत। दिलीप साहब और सायरा जी जो हैं उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ज़बरदस्त है। दिलीप साहब का तो कमाल का था। वो एक सेकंड के अंदर समझ जाते थे कि यहाँ पर जो पंच है, जो मेरा राइटर है जो पंच दे रहा है कॉमेडी के, वो उसके अंदर इसकी मास्टरी है या नहीं है। वही तो जान है, वही जान होती थी पंच जहाँ मिलेगा। अब मैं उस ज़माने में ये था कि बस ये हो गया था कि मैं फ्रस्ट्रेशन में आ गया था बहुत ज़्यादा, क्यों काम नहीं मिल रहा था। और एक पहला मौका मिला दिलीप साहब के साथ स्क्रिप्ट सुनाने का, और जब दिलीप साहब आकर के बैठे, मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि दिलीप कुमार आएंगे। मुझे तो ये था कि सायरा जी ने बुलाया, सायरा जी के पास जाएंगे, स्क्रिप्ट सुनाएंगे, और पास होगी बहुत अच्छी बात है, नहीं हुई तो कोई बात नहीं। वो तो खुद इतने बड़े कलाकार रहे हैं। तो सायरा जी जो हैं वो तो आई नहीं, आपको बताएं। दिलीप कुमार जो थे 6 फीट लंबा आदमी और एकदम सफ़ेद कपड़ों के अंदर, और खुशबू उनमें से उठती थी एकदम, जो है मतलब पठानों वाला रंग उनका, एकदम गोरे चिट्टे, और ऐसा लगा कि जैसे कोई बहुत जो है ना वाइट लाइन जो है या शेर मेरे सामने किसी ने छोड़ दिया, और मैं चूहा सा जो है मेरी सिट्टी बिट्टी गुम हो गई, आपको बताऊँ। अच्छा। तो बोले भाई बताइए, और क्या बताइए, मेरा था। बोले क्या नाम है भाई आपका? तो आप यकीन करिएगा मेरे 3 फंबल आए जाहिद M शाह बताने के अंदर। दिलीप साहब जो थे वो समझ गए, कहने लगे ये जो है नर्वस हो गया है। अरे बड़े बड़े नर्वस हो जाते थे दिलीप कुमार के सामने, अमिताभ बच्चन, इतना कंट्रीब्यूशन, यही मैं कह रहा हूँ। तो अब वो क्या हुआ कि उनमें एक बड़ी ख़ास बात थी दिलीप साहब के अंदर, जो मैंने महसूस की बहुत समय के बाद, जब मुझे लगा कि दिलीप साहब जो हैं वो कभी किसी को छोटा जो है वो शो नहीं होने देते थे। क्या बात है, क्या बात है। वो उसको ऐसी जगह पे ले आके खड़ा कर देते थे जहाँ से वो दिलीप कुमार को अपने बराबर समझने लगता था। तो अब ये दिलीप साहब बोले भाई, मैंने कहा साहब, मैंने कहा ऐसा है कि मैंने ज़िंदगी में कोई नेक काम किया होगा कि इतने नज़दीक से आपको मैं देख रहा हूँ, तो मैं आपका ऐसी 15 मिनट देखता रहना चाहता हूँ। तो बोले भाई इतने 15 मिनट क्या करेंगे, भाई चाय मंगवा लीजिए। ये जो 15 मिनट थे, इस 15 मिनट के अंदर जो चाय का दौर चला, उसके अंदर दिलीप कुमार साहब ने एक ऐसा माहौल बना दिया, मुझे ये लगने लगा कि रिलैक्स करा दिया। मुझे ये लगने लगा कि मैं इस बंगले से सालों से जुड़ा हुआ हूँ। फिर मैंने वो स्क्रिप्ट सुनाई। हाँ, स्क्रिप्ट सुनाई, स्क्रिप्ट बहुत एंजॉय की दिलीप साहब ने। मुझे बताया गया था दिलीप कुमार 15 मिनट के लिए आपके पास है, तो वो 2 बजे के करीब आए थे और 5 बजे निकले वहाँ से। और अल्हम्दुलिल्लाह उनका जो हाथ था मेरे कंधे के ऊपर था, उन्होंने कहा कि भाई अल्लाह आपको कामयाब करे। तो वहाँ से जब मैं जाने लगा तो वहाँ पर HOP हुआ करते थे बशीर साहब, तो बशीर भाई ने मुझसे कहा, कहने के रोकिए सायरा जी कुछ भेज रही हैं आपके लिए। तो एक लिफाफे में मुझे पास जो था साइनिंग अमाउंट आया, बड़ा हैंडसम साइनिंग अमाउंट था। और फिर उसके बाद तो आज तक मैं उसी बंगले से जुड़ा हुआ हूँ, आपको बताएं। जी। हाँ, काम मैंने नहीं भले ही करता हूँ उनके साथ, लेकिन ये है दुख में सुख में, कोई घर में फंक्शन होता है, पार्टी होती है, तो मैं उसमें फैमिली मेंबर आप बन गए। तो आपका हमने अभी कुछ मतलब देखा है, एक जो इमेज में देखी मैंने, एक पंडित के रोल में।
हाँ, उस कैरेक्टर के बारे में मैं जानना चाहूंगी कि वो कैसे है। ये असल में क्या है कि अभी एक सीरियल चल रहा है हमारा, आपने देखा होगा कि रामसे ब्रदर्स जो थे, जो हॉरर के जो है मास्टर, एफ.यू. रामसे के जो हैं पड़पोते जो हैं दीपक तुलसी रामसे, तो उनका एक सीरियल है रामसे हाउस, जो दूरदर्शन के नेशनल चैनल पे संडे को 8:30 बजे प्रसारित होता है जी। और वो कैरेक्टर, वो जो सीरियल है वो लिखा है एम सलीम साहब, जिनका जी हॉरर शो हुआ करता था। उस प्रोग्राम का क्रिएटिव जो है प्रोड्यूसर मैं हूँ जी। तो तमाम जिम्मेदारियां थी कि भाई ये सारी चीज़ें कैसे होंगी, क्यों होंगी। अली असगर उसमें मेन लीड कर रहे थे, जी देखा। इमरान खान उसमें जो है सेकंड लीड कर रहे थे, और इंडस्ट्री की जो है बड़े अच्छे जो टीवी के कलाकार हैं उस पूरे प्रोग्राम के अंदर काम कलाकार के लिए टेलीविजन हो, सिनेमा हो, कलाकार तो कलाकार। अब इसके अंदर एक कुलगुरु की बात थी। अब कुलगुरु के लिए क्या हो रहा था कि कुलगुरु को हम तलाश रहे थे। मैंने जो इमेज बनाई थी कुलगुरु की, जो हमने कॉस्ट्यूम डिज़ाइन की, उसके अंदर ये कुलगुरु जो था वो गंजा होना चाहिए, है ना। उसको हमें जो है हेड क्लीन करना था, शेव करना था, तो उसके लिए जो है जल्दी से कलाकार कोई आर्टिस्ट तैयार नहीं होता। हाँ, क्योंकि बाद में फिर काम मिलना मुश्किल। तो अब हम बैठे हुए थे ऑफिस के अंदर, ऑफिस में बैठे बैठे क्या हुआ कि मेरे जो राइटर थे एम सलीम साहब, वो बोले यार ये तो बड़ा टेढ़ा मामला निकाल दिया आपने, अब किसको गंजा करें। तो मैंने कहा एक काम करो, रुक जाओ, मैं पकड़ के लाता हूँ गंजे को। मैं नीचे गया दुकान पर, वहाँ से जाके अपने हेड को शेव कराया, वापस आ गया तो सब लोग हंस पड़े, कहने लगा यार शाह साहब क्या लुक निकला है आपका। तो मैंने कहा कुलगुरु मिल गए, कॉस्ट्यूम वॉस्ट्यूम पहन के वो ट्रायल वायल किया, हमने फोटोग्राफी कराई, ये सब कराया। तो दीपक को दिखाया, दीपक तुलसी रामसे को। दीपक तुलसी खुश हो गए, बोले यार शाह साहब आप तो बिल्कुल उसमें मतलब जो आपने फिर वो मूड भी पकड़ा हुआ है कैरेक्टर का। हाँ देख, वो कमाल की चीज़ है। क्या है कि एक जो पुराना थिएटर एक्सपीरियंस है, फिर जो राइटिंग एक्सपीरियंस है, वो कहीं ना कहीं देखिए वो कनेक्टिविटी हो जाती है बराबर। हाँ जी। तो आगे क्या आपके प्लान्स हैं? देखिए अभी मैंने 2 फिल्में लिखी हैं, आपको बताऊं। अभी 2 फिल्में हैं, फ्लोर पे जाने वाली हैं, आपको बताएं, बड़ी स्टार कास्ट है। और उसके अंदर भी एक के अंदर तो मैं खुद जो है मतलब एक रोल कर रहा हूँ, जो मुख्तार अंसारी का जो रोल था, वो जो कैरेक्टर है उसको मैं ही प्ले करने वाला हूँ। तो वो बड़ा खूबसूरत स्क्रिप्ट है, आपको बताएं जी। ये बहुत खूबसूरत। तो और आजकल के जो यूथ्स हैं उनको किस में दिलचस्पी है ज़्यादा, थिएटर में है या सिनेमा में है या सीरियल्स में है, दूरदर्शन में? हाँ बहुत अच्छा आपने सवाल किया कि देखिए जब मैं कास्टिंग पे बैठता हूँ, आपको क्या लगता है? देखिए यूथ जो है ना वो इंस्टेंट में आ गया है कि इंस्टेंट कॉफ़ी है ना, जैसे आती थी उस ज़माने में, तो कॉफ़ी का मज़ा जो है वो हल्के हल्के उबल करके तैयार होने में मज़ा आता है। ऐसे ही कलाकार क्या हो रहे हैं कि आजकल सिर्फ जिम के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, परफॉर्मेंस पे कम दे रहे हैं, है ना। वो जो जैसे अभी मैं पढ़ रहा था, यशपाल शर्मा जी हैं, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के, जी बहुत ही प्यारे एक्टर हैं। उनका मैंने फेसबुक के ऊपर एक पोस्ट देखा, तो उन्होंने कहा एक्टिंग क्या है, एक्टिंग जो है उसमें एक्टर जो है कैसे बने। तो उन्होंने 3 बातें लिखी, और तीनों बातों में एक चीज़ लिखी, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। बिल्कुल, जितनी हम ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, जितना हम रियाज करते हैं। अब कई लोग कहते हैं कि शाह साहब आपके पास जो है बड़े फ्रिक्वेंटली बहुत आप डायलॉग बोलने शुरू कर देते हैं। हाँ, कैरेक्टर में आ जाते हैं, एकदम से वो क्यों आ जाते हैं? इसलिए आ जाते हैं क्योंकि हमने पढ़ा, उसके बाद समझा, एक शब्द तपस्या है ये कलाकार, एक साधना है। आजकल बहुत जो नए बच्चे आ रहे हैं वो इंस्टेंट के चक्कर में रहते हैं, आए और उसके बाद सबसे पहला काम चेहरा इतना सा कर लिया। तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? भाई मैं उनसे यही कहूँगा कि देखिए हार करके घर जाने से बेहतर है कि एक प्रॉपर एक ट्रैक के ऊपर चलिए। आप थक करके वापस जाते हैं। मैं देख रहा हूँ कि जो 2 साल पहले जो बच्चा मुझसे मिलने आया, जब मुझे उसकी ज़रूरत पड़ी, मैंने उसको फ़ोन करवाया तो पता लगा सर हमने तो लाइन छोड़ दी, हम तो घर पे आकर के पिताजी के साथ काम कर रहे हैं। तो ये 2 साल ही क्यों तुमने बर्बाद करे थे? हाँ बिल्कुल, पहले से ही ये डिसीजन पहले से क्या है कि वो तैयारी नहीं है, और वो तैयारी नहीं होने की तैयारी करना नहीं चाहते, इतना पेशेंस नहीं है, और उनको एकदम से हीरो बनना है। हाँ देखिए आज लोग कहते हैं कि स्टार के बच्चे आ जाते हैं, स्टार के बच्चों को आप ब्रेक दे देते हैं। भाई स्टार के बच्चों के पीछे हमें एक बैकग्राउंड मिलती है,
उसके पीछे हमारे जो पूरी फिल्म इंडस्ट्री जो है वो जाकर के जो है उसको जो है प्रमोट करने की बट वो भी तो मेहनत कर रहे हैं ना, वो भी मेहनत ऐसे कर थोड़ी रहे हैं। ऐसे नहीं बनता ना कुछ। सभी कलाकार का। अभी देखिए अमिताभ बच्चन जी की जगह जो है अभिषेक नहीं ले पाया और हेमा मालिनी जी की बेटियां नहीं ले पाई। कैसे ले जाएंगे ऐसे? नहीं ले पाई, उनकी बड़ी बेटी तो बिल्कुल भी नहीं। तो आपको ये लगता है कि एक्टिंग जो है या सिनेमा जो है बहुत इजी है, इजी वे के अंदर? फिरोज खान साहब का बेटा नहीं कर पाया, फरदीन कहीं नहीं आ पाया, जबकि पहली मूवी कितनी चली। मैं इन बच्चों से यही बात कहना चाहता हूँ कि आप आइए और आपकी जो बुनियाद है, सीरियसनेस बहुत जरूरी है। आपकी बुनियाद है थिएटर। आपको पता, थिएटर के ऊपर जो वो लक्कड़ का बना हुआ जो मैं आपको बता रहा हूँ फ्लोर है, वो आपको चलना सिखाता है, फिसलना नहीं सिखाता। बिल्कुल नहीं सिखाता। आप आते हैं वो सीधा, तो पगडंडी है, धीरे धीरे आप आते हैं सीधे संगे मरमर के फर्श के ऊपर दौड़ना शुरू करते हैं, औंधे मुंह गिरते हैं, दांत बाहर निकल आते हैं। तो लकड़ी के ऊपर खड़े होकर के आपको चलना आएगा, फिसलना नहीं आएगा। और लकड़ी के ऊपर आपको बिल्कुल पूरा अच्छी तरह से स्टैंड हो सकता है, पकड़ हो जाएगी। एक्टिंग के ऊपर, डायलॉग के ऊपर, एक्सप्रेशंस के ऊपर, समझे, मूवमेंट के ऊपर, ये सारी चीजें जो है ना आपको मिल जाएंगी। वो जाहिद साहब, आपका कुछ शेर या कुछ सुनना चाहूँगी, क्योंकि आप एज ए राइटर भी बहुत लिख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट। कुछ शेर आपका हो जाए चलते चलते। नहीं शेर व शायरी क्या है कि मैं आपको बताऊं, शेर मैं तो तुकबंदी करता हूँ। शेर व शायरी तो मेरे पास कुछ नहीं होती। एक अभी किसी ने मुझसे जिक्र किया था कि अभी ख्याल से निकल गया, देखिए अभी आपके कहने से आया था जहन के अंदर, तो उसके लिए भी मैं माजरत चाहूँगा कि अभी नहीं आ रहा कुछ भी ख्याल के अंदर, क्योंकि मैं लिखने वाला, और जो शायर होता है ना, आपको पता है, शायर जो है उसके जहन के अंदर एक वो शहद की वो बूंदें पड़ी हुई होती हैं, जिनके अंदर अल्फाज चिपके हुए होते हैं, जिन्हें वो निकाल देता है ना। हम लोग क्या है कि जब हम स्क्रिप्ट लिख रहे होते हैं ना, उस वक्त तो बहुत बड़े शायर भी होते हैं, बहुत बड़े फिलोसोफर भी होते हैं, बहुत बड़े एक्टर भी होते हैं, सब कुछ होते हैं। और जैसे ही स्क्रिप्ट हमने वाइंड अप करी, और ये समझ लीजिए बस जीरो आ गया, कुछ भी नहीं पता और कुछ भी याद भी नहीं रहता। तो मैं खुद, अब मेरा बेटा मुझे बताता रहता, पापा आपने वो सीन लिखा था, वो सीन, अरे मैंने कहा मुझे याद नहीं था, सुना क्या लिखा था, तब वो रिकॉल। आप किसको पसंद करते हैं एज एन एक्टर? देखिए मैं आपको बता दूं, जो सर्वप्रथम जो है, जिनको हम अभिनय सम्राट दिलीप कुमार कहते हैं, उनसे तो ऊपर बड़ी कोई शख्सियत है नहीं। उनको पसंद करते हैं, उनको बहुत और एक्ट्रेस में ना, और जैसे एक्ट्रेस में क्या है कि उनके साथ आप देखिए, इसमें मैं दो आपको चॉइस दूंगा, दोनों एक जैसी हैं। मधु बालाजी को देखिए, मीना जी को देखिए, मीना कुमारी जी को देखिए, और एक आप देखिए ये माधुरी दीक्षित जी को। इन तीन जो है ना फीमेल एक्टर्स के अंदर जो है एक चीज बड़ी कॉमन है, बड़ी समानता है इनके अंदर, कि ये जो है जब एक्सप्रेशन देती है, इनकी जो स्माइल है, तो सबसे पहली चीज स्माइल होती है। जैसे मोनालिसा की फेस ही है, सब कुछ फेस ही है। मोनालिसा की आंखें बोलती थी, इनके होंठ बोलते थे। और दिलीप कुमार का जो पूरा चेहरा है, पूरा चेहरा जिसे हम कहते हैं, आवाज है, उनका चेहरा है, उनके एक्सप्रेशन है, और वो जिस तेजी के साथ एक्सप्रेशन जो चेंज करने की कला में महारत दिलीप कुमार साहब को हासिल थी, लैंग्वेज। और दिलीप कुमार साहब के फेवरेट एक्टर कौन थे ये भी बता देता हूँ मैं आपको। दिलीप कुमार के फेवरेट एक्टर थे कन्हैया लाल और जीवन साहब कश्मीर से। हाँ, अब वो क्या कहते थे, कहने लगे मुझे दो एक्टरों के साथ काम करने वाला डर लगता है, एक कन्हैया जी के साथ और एक जीवन साहब के साथ, क्योंकि ये स्पॉन्टेनियस एक्टर। जी जीवन साहब तो एकदम से, जीवन साहब अपना एक स्टाइल जो होता था ना, आजकल वो बात नहीं रही, अपना स्टाइल किसी में नहीं है। एक तो मैं देखिए, मैं एक्टरों को भी दोष नहीं देता हूँ, मैं किसी और को भी दोष नहीं देता हूँ। हम लोग भी जो है मतलब इतने तेज काम करने वाले, हम लोगों को प्रेशर हो गया। पहले क्या होता था, एक या दो सीन होते थे, रिहर्सल भी होती थी, मैकेनिकल रिहर्सल भी होती थी, कैमरा रिहर्सल भी होती थी। अभी तो क्या है कि सीधा आर्टिस्ट आता है, डायलॉग पढ़ता है और आकर के बकवास कर देता है कैमरे के सामने, उसमें कोई फील नहीं आता आपको। तो ये है असल में, हर दौर का सलीमा जो है ना चेंज होता रहेगा। मेरे और आपके कर्म से कुछ होने वाला नहीं है। हमारी अपनी ड्यूटी हैं जो हम लोग ईमानदारी से निभाते रहें। बस मैं तो यही कहूँगा, नई जनरेशन से भी यही बात कहना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया जाहिद साहब, बहुत अच्छा लगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।